हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल डी के गुड बुक में। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। साथियों, आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। आज की कहानी पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही कहानी है जो आप आज सुनेंगे। ऐसी कहानी दूसरी दुनिया में नहीं है और ना ही आगे कभी हो सकती है, ऐसा हम आशा भी करते हैं। आज की कहानी फ़लस्तीन से शुरू होती है और फ़लस्तीन के पास में एक जगह है हाइफा। ये कहानी वहाँ से शुरू होती है, लेकिन शुरू करूँ उससे पहले थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। एक महिला जिसने 15 साल की उम्र में एक संगठन ज्वाइन करती है और संगठन ज्वाइन करने के बाद में फिर वो इजराइल, एक बहुत मजबूत देश, उसका प्लेन को हाईजैक कर लेती है। और एक बार नहीं, कई बार प्लेन को हाईजैक करती है और ना जाने कितनी सर्जरियाँ कराई उसने अपने चेहरे को बदलने के लिए और बहुत सारी और चीज़ें इस महिला के लिए। उस संगठन में इतनी इज्जत हो जाना, फिर उसके बाद में पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेना, मतलब बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं और कैसे कोई बदला लेने के लिए इस हद तक जा सकता है। तो इस कहानी में इस महिला के बारे में आज बात करेंगे जिसका नाम है लैला खालिद। और ये लैला खालिद आज भी जिंदा है और कहाँ रह रही है उसके बारे में भी बताएंगे और कहाँ की ये महिला है उसके बारे में बताएंगे और इसके लिए स्टोरी बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बड़े विस्तार से बताऊंगा, बहुत ही ज़्यादा विस्तार से, क्योंकि ऐसी कहानी जैसे मैंने कहा दुनिया में दूसरी नहीं है। तो मैं शुरू करता हूं बिना किसी लाग लपेट के और कहानी में बने रहें, इंटरेस्ट पूरा आने वाला है। और हाँ, अगर आपको कहानी लास्ट में अच्छा लगता है ना तो इसको शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना नहीं करना आपकी मर्जी, अच्छा लगे तो कर सकते हैं, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सुन रहे हैं बहुत अच्छे से, मुझे भी अच्छा लगता है कि लोग सुन रहे हैं और मेरा बड़ा सेक्टर ऐसा है कि वो अच्छी चीज़ें देखना पसंद करता है, खासकर इस तरह की वीडियो जो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती हूँ, कुछ ना कुछ बता के साथ जाती हूँ और हम उस वीडियो के जरिए अपने बच्चों के ऊपर भी वो चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, समझा सकते हैं। इसलिए अच्छी चीज़ें देखना हमारा फ़र्ज़ भी है। खैर कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। साथियों, आज की कहानी फ़लस्तीन, जैसा मैंने बताया, फ़लस्तीन में एक जगह है जिसका नाम है हाइफा। ये वहाँ से शुरू होती है। वहाँ एक बच्ची का जन्म होता है 1948 को। 1948 में एक बच्ची का जन्म होता है और इस बच्ची का नाम रखा गया लैला खालिद। और एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली है लड़की। और इसके जन्म के सही 4 साल बाद इजराइल का भी जन्म हुआ। इजराइल भी एक तरह से आज़ाद हो गया। तो सारी चीज़ें थोड़ा ठीक से चल रही थी, लेकिन जैसे ही ये लैला खालिद 4 साल की होती है तो हाइफा में और इजराइल में एक तरह से युद्ध की स्थिति बन जाती है, मरना मारना हो जाता है और बहुत सारे देश इजराइल की तरफ, कुछ लोग जो है हाइफा की तरफ। तो इस तरह से एक वर्ल्ड वॉर की तरह स्थिति बन गई थी और वहाँ पर रहने वाले लोगों को मारा जा रहा था, बिना वजह उनको घर से बेघर किया जा रहा था। तो बड़े हालात ऐसे थे कि बाहर निकले तो शायद किसी न किसी की गोली का निशाना हो जाएंगे। तब लैला खालिद के पिताजी ने सोचा कि शायद यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, तो हम कहीं और चलते हैं। तो फिर ये वहाँ से निकल जाते हैं और ये रुख करते हैं लीबिया का। ये लीबिया चले जाते हैं, वहाँ पर जाकर के अपना गुजर बसर शुरू कर देते हैं। लैला खालिद के मन में शुरू से एक टीस थी कि अपने ही घर को छोड़ के जाना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। जहाँ मैं पैदा हुई, जहाँ हमारा पूरा परिवार है, उसे हम छोड़ करके जा रहे हैं कुछ लोगों की वजह से। तो इजराइल के लिए इसके अंदर बड़ी नफ़रत थी लैला खालिद को। लैला खालिद जब भी कोई बात करती तो इजराइल को कहती है बातों बातों में किसी से भी कि मुझे इजराइल को सबक सिखाना है, इजराइल की वजह से मेरा घर छूटा है, इजराइल की वजह से हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो इजराइल के लिए नफ़रत बहुत थी लैला खालिद के मन में। खैर कोई ऐसे चलता रहा, बात धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तो लीबिया चले जाते हैं और लीबिया में काफ़ी टाइम रहते हैं, कई वर्ष रहते हैं। जब लीबिया में लैला खालिद की उम्र मात्र 15 साल थी, तब इसने एक मन बनाया। पढ़ने लिखने में ये अच्छी थी, खूबसूरत दिखने में थी और सब कुछ अच्छा था, लेकिन 15 वर्ष की उम्र में ही ये एक प्लान बनाती है और ये अपने मन में एक चीज़ को लेकर के आती है कि मुझे भी अपने देश के लिए, अपनी जगह के, अपने घर के लिए लड़ाई लड़नी है। तो ये देखती है कि कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन संगठन है जो हाइफा की लड़ाई लड़ रहा है। तो इसकी नज़र पड़ती है एक संगठन के ऊपर। संगठन का नाम था पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फ़लस्तीन। इसको ये ज्वाइन कर लेती है बिना कुछ सोचे समझे। अब ज्वाइन कर लेती है, धीरे धीरे इसको ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग भी इतनी आला दर्जे की कि हर छोटी से छोटी चीज़, हर बड़ी से बड़ी सी चीज़ इसको सिखाई गई उस ट्रेनिंग के दौरान। कुछ लोग कहते थे कि वो आतंकवादी संगठन था, कुछ लोग उसको कुछ अच्छी नज़रों से देखते थे, कुछ कह देते हैं जिहादियों का संगठन है। तो अलग अलग लोगों की सोच थी, अलग अलग नज़रिए थे, लेकिन कुछ भी हो, लैला खालिद ने संगठन को ज्वाइन कर लिया जो पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ
फ़लस्तीन का ये संगठन था, इसको इन्होंने ज्वाइन कर लिया और बहुत सारी ट्रेनिंग इसको करा दी गई, हर तरह की ट्रेनिंग दी गई। और धीरे धीरे जैसे ही सिस्टम आगे बढ़ रहा था, जैसे चल रहा था कार्य, अब एक समय निर्धारित किया जाता है। अब इनका संगठन, लैला खालिद का संगठन, लैला खालिद को एक हुक्म देता है, एक ऑर्डर देता है कि हमें वो टाइम आ गया है जिसके लिए आप लोगों को तैयार किया जा रहा था। तो मीटिंग होती है, पूछताछ होती है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो लैला खालिद को बताया जाता है कि आप और आपके साथ एक और हमारा साथी रहेगा, आप दोनों को एक प्लेन हाईजैक करना है इजराइल का। लैला खालिद बिल्कुल तैयार हो जाती है, क्योंकि वो संगठन में गई ही इस वजह से थी कि मैं किसी ना किसी वजह से अपने देश के काम आ पाऊँ और मरने मारने को बिल्कुल उतारूँ हर काम में। इस तरह से उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया था, या कहें तो जुनून था उसके अंदर, जज्बा था। तो वो बिल्कुल तैयार हो जाती है। और इसका एक साथी जो इसाबी नाम का, इसाबी, हालांकि इसाबी से कभी मिली नहीं, ये एयरपोर्ट पे उसे मिलने वाला था, जिस प्लेन को हाईजैक करने वाले थे वहीं इनकी मुलाकात होने वाली थी। अब अपने कारनामे को अंजाम देने के लिए लैला खालिद निकल जाती है और उसी राह पर जो उसके संगठन का इशारा था। एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट जाने के बाद वहाँ पे इसको इसाबी मिलता है, और इसाबी मिलता है, इशारों में बात होती है, इशारों में बात करके ये अपने टारगेट को हिट करने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही प्लेन के बारे में बात चली थी कि हाईजैक करना है, तो थोड़ा समय था उसमें, तो ये वेटिंग रूम में बैठ जाते हैं। लैला खालिद अलग बैठी हुई थी, इसाबी अलग बैठा हुआ था। लैला खालिद की नज़र पड़ती है एक परिवार पर जिसमें 2-3 बच्चे थे, एक बूढ़ी कहीं तो औरत थी। बच्चे बहुत पसंद थे लैला खालिद को, तो ये उन बच्चों से प्यार करती, उनको खिलाती, खेलती उनके साथ। लेकिन मन में एक बड़ा दुख भी था। वो इसलिए था कि अब जिस हम प्लेन को हाईजैक करने वाले हैं, तो ये परिवार भी उसी में जाने वाला है। तो मैं नहीं चाहती कि इन बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन क्या करें, इन्हें बता सकती नहीं हूँ कि आप उस प्लेन में मत जाओ, उन्हें हम हाईजैक करेंगे। अगर ऐसा कहूँगी तो हमारा सारा भांडा फूट जाएगा। दिल पे पत्थर रखते हुए वो कुछ नहीं कहती। फिर जो है वो वक्त आ जाता है। अब ये प्लेन रोम से उड़ना था और एथेंस से होकर के इसको इजराइल जाना था। धीरे धीरे अब जब बोर्डिंग का टाइम आया, पास जो है चेकिंग वगैरह होती है और सब कुछ हो गया, सब क्लियर हो गया। लैला खालिद के पास 2 हैंड ग्रेनेड थे और एक पिस्टल था, और यही सेम सामान उसके दूसरे साथी पर था जिसका नाम था इसाबी। 2 हैंड ग्रेनेड और एक पिस्टल। लैला खालिद की तलाशी वलाशी थोड़ा हल्का फुल्का होती है, क्योंकि ये टाइम, ये कहानी जो है, ये कहानी 1969 की है। 1969 1969 को ये कहानी शुरू होती है। तो उस टाइम एयरपोर्ट वगैरह पे इतनी खास कोई सिक्योरिटी भी नहीं हुआ करती थी, ना कोई इतना ज़्यादा इस तरह की चीज़ें होती थी कि जैसे आज है। आज तो कदम कदम पर सिक्योरिटी है, तो उस टाइम इतना कुछ खास था नहीं। तो ये बड़ी आसानी से प्लेन में दाखिल हो जाते हैं और बैठ जाते हैं। और इन्होंने फर्स्ट क्लास की सीट बुक कराई थी। फर्स्ट क्लास की इसलिए ताकि जो कॉकपिट होता है प्लेन का, कॉकपिट से कुछ ही दूरी पर जो है ये सीट उपलब्ध होती हैं और वहीं पे लोग बैठते हैं फर्स्ट क्लास सीट में। और इसका जो टारगेट था वो ये था कि किसी भी सूरत में जब पायलट एरोप्लेन का दरवाज़ा खोलेगा, कॉकपिट खोलेगा, तो मुझे उसमें तुरंत घुस जाना है और अपने इस काम को अंजाम देना है। एक होस्टेज आती है, एयर होस्टेज आती है, और वो पूछती है कि क्या हेल्प, कोई या हेल्प की आवश्यकता है या क्या चाहिए, कुछ बताइए। तो दूसरा साथी जो हिजाबी है वो मना कर देता है, जबकि लैला खालिद उससे कहती है कि मुझे एक कंबल दे दीजिएगा एक्स्ट्रा। एयर होस्टेज उसको कंबल दे देती है, और कंबल वो इसलिए लेती है ताकि वो अपने सामान को छुपा सके, जो भी उसके पास में असला था, बारूद था, उसको छुपा सके। कंबल ओढ़ करके बैठ जाती है आराम से। अब वेट करती है कॉकपिट का दरवाज़ा खुलने का। अब वो समय आ जाता है। जैसे ही कॉकपिट का दरवाज़ा खुलता है, लैला खालिद तुरंत छलांग मार के कॉकपिट के अंदर दाखिल हो जाती है। यहाँ पर उसका एक जो पिस्टल था वो पिस्टल फर्श पे गिर जाता है कॉकपिट से बाहर ही, और क्योंकि झटके से उठी थी, पिस्टल कमर से लगा रखा था, पिस्टल वहीं गिर जाता है और लैला खालिद अंदर दाखिल हो जाती है और तुरंत हैंड ग्रेनेड निकाल कर उसका पिन निकाल देती है। पिन निकालने के बाद में अब सबको समझ में आ गया था, पायलट को भी और जो पैसेंजर थे उनको भी, सब समझ में आ गया था कि प्लेन हाईजैक हो चुका है, कुछ ना कुछ मामला ख़राब हो चुका है। बाहर जो इजाबी था पब्लिक के बीच में, वो पब्लिक को डरा रहा था, धमका रहा था और कह रहा था कि देखो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। अंदर लैला खालिद हिंट दे रही थी उनको कि किस तरफ आपको प्लेन को ले जाना है, और अगर आनाकानी करी तो पिन निकला हुआ है, मैं ये बम छोड़ दूंगी और यहाँ पे सब के चीथड़े उड़ जाएंगे। तो जो पायलट था वो भी
तुरंत जो है उसको भी दिमाग में सीधी बात आ गई कि हाँ बड़ा खतरा है, तो उसका ऑर्डर फॉलो करना शुरू कर देता है लैला खालिद का। लैला बोलती है, जिधर भी बोलती है उधर उसको लेके जाना पड़ता है। लैला उससे पूछती है कि इसमें कितना फ्यूल है, तो वो बताता है कि 2 घंटे का फ्यूल है, हम 2 घंटे उड़ सकते हैं। तो लैला खालिद उसको कहती है कि तेरी लास्ट गलती है, इस बार अगर झूठ बोला तो अच्छा नहीं होगा, ये मैं हैंड ग्रेनेड छोड़ दूंगी। तो अपने मीटर को देख, मीटर बता रहा है कि हम अभी 4 से 6 घंटा आराम से 4-5 घंटा उड़ सकते हैं, कि इस बार झूठ मत बोलना। तो पायलट को भी समझ में आ गया कि पूरा जो इसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है, तो झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है, जैसा ये कहती है मानना पड़ेगा। और ये कहती है कि जब हाइफा आए, हाइफा मतलब इस लैला खालिद का गांव, शहर, तो जब हाइफा आए तो मुझे बता देना। पायलट कहता है कि अब हम हाइफा के ऊपर हैं। तो इसके बताते हैं लोग उस टाइम पे, रिकॉर्ड पे है बाकायदा, कि उस टाइम लैला खालिद की आंखों में आंसू थे, और वो पायलट से कहती है चिल्ला के, देखो ये मेरा देश है, मैं यहाँ पे पैदा हुई थी। अब ये इसको प्लेन को जो है उड़ाते हुए, और इस प्लेन का जो उड़ान संख्या थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ, TWA 840 इस उड़ान संख्या थी इस प्लेन की। अब इसको ये अपने इशारों पर नचाना शुरू कर देते हैं। तो धीरे धीरे बातें सबको समझ में आ गई कि भैया अब तो सब कुछ ख़राब हो चुका है, हाईजैक हो चुका है, अब जैसा भी ये कहें तो मानना पड़ेगा। ये उतर जाते हैं, जा करके लैंड कराते हैं, और लैंड कराने के बाद में लोगों को उतारते हैं जहाँ भी इनको प्लेन को ले जाना था। लैंड कराते हैं, और ये जो धीरे धीरे सब अफरा तफरी में बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद में लैला खालिद उस प्लेन को, जब सब बाहर निकल जाते हैं, उस प्लेन को बम से उड़ा देती है। और बम से उड़ाने का मकसद ये था कि इजराइल को एक मैसेज जाए, उन्हें लगे कि हाँ तुम्हारे लिए भी कोई बैठा है, तुम्हारे से ऊपर भी कोई है, तो इसलिए बम से प्लेन को उड़ाया गया। सारे पैसेंजर बिल्कुल सेफ थे, उनको कुछ नहीं किया। तो बाकी अलग अलग देशों के पैसेंजर थे, उन्हें दूसरे प्लेन में उनके देश में पहुंचाया गया। ATC से बात की गई, और जब उड़ान भर रहे था प्लान, तो उसी टाइम ATC से बात की गई, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, और बाकायदा उनसे जो है परमिशन ली गई और लैंड किया गया। उसके बाद में बम से उड़ा दिया, बात आई गई हो गई। इसके बाद में जो संगठन था इनका, पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फ़लस्तीन, वो संगठन बड़ा इनसे खुश हुआ, बड़ा अप्रिशिएट हुआ, और बहुत ही अच्छे से मतलब इनको जो लैला खालिद है बड़ी तारीफ़ की, और इनाम दिए, बड़े बड़े इनाम दिए कि इन्होंने एक सक्सेसफुल मिशन को किया है बड़े तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन हाँ, जैसा इजराइल है, इजराइल अपने दुश्मन को आसानी से तो छोड़ता नहीं है, ये बातें उनको भी पता था, जो हाइफा का संगठन था। तो ये लैला खालिद को बाहर भेज देते हैं, विदेश, फॉरेन कंट्री, और लैला खालिद की 6-7 सर्जरी कराई जाती है, पूरी पहचान बदल दी जाती है, ताकि इजराइल इनको ढूंढ ना सके, कोई नुकसान ना पहुंचा सके। और फिर उसके बावजूद भी इनके आसपास बड़ी सिक्योरिटी का प्रबंध किया गया। अब धीरे धीरे ये वहाँ पे बाहर रहना शुरू कर देती है। उसके सही 1 साल बाद फिर दोबारा से इसको एक कॉल जाती है, और कहती है कि, कहते हैं इसके संगठन वाले कि आपको फिर दोबारा से अपने एक काम को अंजाम देना है। इस बार 4 लोगों की टीम होगी, एक आपके साथ यहीं से होगा, और 2 आपको एयरपोर्ट पे मिलेंगे। फिर दोबारा से तैयार हो जाती है लैला खालिद अपने उसी काम को अंजाम देने के लिए। अब इस बार क्या हुआ कि जब इस तरह की चीज़ें एयरपोर्ट पर अक्सर होने लगी, अच्छा इस बीच जब लैला खालिद बाहर थी, तो इस बीच इनके संगठन ने 2-3 प्लेन को और हाईजैक किया था, तो सिक्योरिटी बढ़ गई थी हर एयरपोर्ट पर। 1 साल बाद बिल्कुल फिर दोबारा से बुलाया जाता है, और उसके बाद फिर दोबारा से अपने कारनामे को अंजाम देने के लिए निकल पड़ती है। जो 2 लोग थे बाहर जो उसका वेट कर रहे थे, उनका नाम ये नहीं जानती थी, और क्योंकि अगर इसमें अक्सर ऐसा होता है, ये लोग इस तरह से करते हैं कि मान लीजिए अगर किसी के नाम का नहीं पता, तो फिर अगर पकड़े गए तो किसका नाम बताएंगे, किसी का पता ही नहीं है तो किसका बताएंगे। तो कहीं ना कहीं अपनी सेफ्टी और बचाव के लिए एक दूसरे का नाम डिस्क्लोज़ नहीं करते एक दूसरे के सामने। जैसे ही दूसरा नंबर आता है, दूसरी बार फिर दोबारा से इजरायली प्लेन को हाईजैक करना था। अब इस बार इनको बिज़नेस क्लास की सीट मिलती है। बिज़नेस क्लास की सीट मिलती है तो बुक कराने के बाद में ये फिर दोबारा से वही वेटिंग रूम में वेट करना। तो सिक्योरिटी जैसे मैंने कहा कि थोड़ी तेज़ हो चुकी थी। तो लैला खालिद की जो ब्रा है उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया था इनके संगठन के द्वारा कि उसमें आसानी से 2 हैंड ग्रेनेड और एक पिस्टल को रखा जा सके। तो लैला खालिद इस वजह से बच गई, सिक्योरिटी के हत्थे नहीं चढ़ी। तो जो इसके 2 साथी और थे उन पे कुछ शक हुआ सिक्योरिटी को, तो सिक्योरिटी ने उनको वहीं पर रोक लिया और पूछताछ करनी शुरू कर दी और बिना परमिशन अंदर ना जाने का
इनको बताया कि आप बिना सिक्योरिटी के अंदर नहीं जा सकते, पहले आपसे प्रॉपर पूछताछ होगी। तो उन 2 लोगों को बाहर रोक लिया। अब बची लैला खालिद अकेली और उसका एक साथी। लगभग प्लान जो इनका प्लान था वो लगभग ऐसा था कि मान लीजिएगा अब ये होगा नहीं, सक्सेसफुल नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी लैला खालिद सोचती है कि नहीं, मुझे करना है। पिछली बार भी मैंने एक व्यक्ति की सहायता से किया था और अब की बार भी मैं कर सकती हूँ। वो 2 लोग नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर दोबारा से ये अपना प्रोग्राम बनाते हैं। बिजनेस क्लास सीट मिलती है इस बार। कॉकपिट से थोड़ा सा बहुत पीछे वो रहती है, क्योंकि इस बार कॉकपिट खुलेगा तो बड़ा आसान नहीं है कि कॉकपिट तक छलांग लगा के कूदा जा सके या उनको पकड़ा जा सके। धीरे धीरे प्लेन टेक ऑफ करता है और टेक ऑफ करने के बाद ये अंदाज़ा लगाती है कि अब मुझे कैसे करना है, क्योंकि मेरी सीट इस बार कॉकपिट से बहुत पीछे है। तो मैं कोशिश करूँगी तब तक प्लेन का हो सकता है कि गेट बंद हो जाए, लेकिन फिर भी वो अपने काम को अंजाम देने के लिए बिल्कुल तत्पर थी। इस बार हवाई जहाज़ में कुछ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी एयरलाइंस कंपनी के द्वारा। हर हवाई जहाज़ में 4-5 सिक्योरिटी गार्ड अलग से रखे गए, तैनात किए गए, क्योंकि उस टाइम पे हालात ही कुछ ऐसे थे। लेकिन फिर भी इसके मन में तो, इसके दिल पे जुनून सवार था कि मुझे तो अपने देश के लिए कुछ करना है। तो लैला खालिद तो भैया लैला खालिद, क्योंकि हर जगह नाम और संगठन में बाकायदा एक अच्छी पोजीशन पे, तो अपने काम को अंजाम उसे देना था। धीरे धीरे प्लेन बढ़ता है आगे, और जैसे ही एक बार कॉकपिट का दरवाज़ा खुलता है तो ये बड़े झटके से उठती है और कॉकपिट की तरफ भागना शुरू कर देती है। लेकिन बीच रास्ते में ही जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो इसको रोक लेते हैं और ये फिसल कर गिर जाती है। तुरंत ये अपना हैंड ग्रेनेड निकाल लेती है हाथ में और कहती है कि अगर दरवाज़ा नहीं खोला, और इससे पहले पायलट दरवाज़ा बंद कर देता है। कुछ लोग इस पे काबू पाने की कोशिश करते हैं, दूसरा साथी गोली चला देता है, और इसके बदले में सामने वाले जो सिक्योरिटी थी वो भी गोली चलाना शुरू कर देती है। तो फायरिंग हो रही है प्लेन के अंदर। पायलट को लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो कॉकपिट का दरवाज़ा बिल्कुल बंद कर लेता है, लॉक कर लेता है। गोली चलती है दोनों तरफ से। इस गोलीबारी में जो लैला खालिद का साथी था वो मर जाता है, उसकी मौत हो जाती है, उसको गोली लग जाती है, और लैला खालिद के ऊपर वो लोग काबू पा लेते हैं। काबू पाने के बाद वो बहुत कोशिश करती है, ग्रेनेड हाथ में लेती है, कहती है कि पिन निकाल दूंगी अगर दरवाज़ा नहीं खोला तो, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलते। यहाँ पर जो पायलट है वो प्लेन को थोड़ा सा ऊपर नीचे करना शुरू कर देता है, झटके देना शुरू कर देता है, ताकि लोग तो सीट पर बैठे ही हैं और अपनी बेल्ट लगाए हुए हैं, और जो हाईजैकर हैं वो सीट पर नहीं है, ना बेल्ट लगी हुई, तो अगर इसको हिचकोले थोड़े दिए जाएंगे प्लेन को तो वो गिर जाएंगे और गिर के उस पर काबू पाया जा सकता है। तो दिमाग से काम लिया पायलट ने भी, और ऐसा ही हुआ। जब प्लेन को हिचकोला दिया तो फिसल करके लैला खालिद गिर गई, और गिरते ही सिक्योरिटी ने उन पर काबू पा लिया। प्लेन को जाना था कहीं और, लेकिन लैंड किया गया लंदन में। एटीसी से बात करके कि हमारे लिए एक रनवे तैयार किया जाए, हमें परमिशन दी जाए, प्लेन में कुछ गड़बड़ है, हाईजैकर हमारे साथ है। और इस तरह से एटीसी ने भी तुरंत उनको, जो लंदन एटीसी है, उन्होंने तुरंत उसको जो है परमिशन दी कि आप जो है लैंड कर सकते हैं। लंदन में उतारा गया प्लेन और लंदन पुलिस को सौंपा गया लैला खालिद को, और जो मृत्यु हो गई थी उस दोस्त की या उसके साथी की कहें तो, उसकी बॉडी भी वहीं पे सुपुर्द कर दी। अब टोटल 26 दिन तक लैला खालिद लंदन पुलिस के पास रही। ना ही कोर्ट में पेश किया गया, ना ही अदालत में पेश किया गया, क्योंकि उनके उस राज के पीछे, आगे पेश ना करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। क्योंकि जो लंदन है, लंदन के रिश्ते अरब कंट्री से बहुत अच्छे खासे थे, और अगर इस चीज़ को डिस्क्लोज़ करते कि एक आतंकवादी पकड़ी गई है तो वो कहीं ना कहीं बातें ख़राब हो सकती थी। इजराइल का भी इसमें थोड़ा सा ऐसा था कि अरब कंट्री से अच्छे खासे रिश्ते थे, तो वो भी ख़राब नहीं करना चाहते थे। 26 दिन के बाद एक बार फिर दोबारा से लैला खालिद को बुलाया जाता है, और बुलाने के बाद में कुछ लोग वहाँ से कहते हैं, जो पुलिसकर्मी थे लंदन में, कि आपके लोगों ने फिर दोबारा से एक प्लेन को हाईजैक किया है, और इस बार जो प्लेन है वो इजराइल का नहीं है, वो न्यूयॉर्क का है। अब लैला खालिद थोड़ा सख्ते में आ जाती है कि न्यूयॉर्क का तो हमारा कोई मैटर है ही नहीं, ये तो हमारी लिस्ट में था भी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हुआ होगा। लेकिन फिर भी वो लोग कहते हैं पुलिस वाले कि नहीं, ऐसा ही हुआ है। तो लैला खालिद बोलती है कि चलो ठीक है, ये बताओ कोई डिमांड रखी है। वो बोलता है हाँ, डिमांड रखी है, आपकी रिहाई। तो थोड़ा सा सुन करके वो सख्ते में आ जाती है, लेकिन खुश भी होती है कि चलो मैं रिहा हो जाऊँगी। और वहाँ पर जब लैला खालिद को रखा गया था 26 दिन तक, उन लोगों ने बहुत अच्छा सलूक किया इसके साथ। उसने बाकायदा, जो पत्रकार इंटरव्यू लेते थे, बाकायदा उनसे कहा कि मेरा अच्छा ख्याल रखा गया, मुझे परेशान नहीं किया गया। 26 दिन के बाद लंदन पुलिस अपने प्राइवेट प्लेन से
रॉयल प्लेन से उनको सुपुर्द कर देती है उनके संगठन को। लैला खालिद वापस चली जाती है और लैला खालिद का वो संगठन ज़ोरदार स्वागत करता है, बहुत ही दमदारी से स्वागत करता है, बहुत बढ़िया तरीके से। और जैसे ही वहाँ पे जाती है तो वो उस प्लेन के पैसेंजरों को, जो उन्होंने हाईजैक किया था, सारे पैसेंजरों को बाहर निकाल करके वही पुराना कारनामा जो अपनाते थे ये लोग कि प्लेन को बम से ब्लास्ट कर देना है, उसको प्लेन को ब्लास्ट कर दिया गया। लैला खालिद अपने संगठन में जा मिली थी। उसके बाद लैला खालिद ने कुछ अंडरग्राउंड रहने के बाद कुछ साल बाद एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली। पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने के बाद ये पॉलिटिक्स में आ गई और अपनी ज़िंदगी के 40 साल इसने एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन के हिसाब से बिता दिए। अच्छा खासा पॉलिटिकल सिस्टम था और बढ़िया सब कुछ किया इसने। तो लैला खालिद जो है एक अच्छी बड़ी पॉलिटिशियन भी बन गई थी। कुछ लोग कहते थे कि आतंकवादी है, कुछ लोग कहते थे जिहादी है। तो 1969 और 70 में जब पहली बार इन्होंने प्लेन को हाईजैक किया था, तभी लैला खालिद सबकी नज़रों में आ गई थी। इसको एक तरह से कहें तो पोस्टर गर्ल वहाँ पे कहते थे, इजराइल के लोग भी कहते थे, जो अपने संगठन वाले थे वो भी कहते थे। जैसे जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ता रहता है तो अब आज भी लैला खालिद जिंदा है। अगर आप देखना चाहेंगे उसको तो मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये लैला खालिद है और ये महिला आज भी ज़िंदा है और आज भी अपनी ज़िंदगी को जी रही है। उम्र इसकी इस वक्त 80 वर्ष है, 80 वर्ष इसकी आयु है और आज भी ज़िंदा है। आज भी लोगों को ये प्रेरणा देती है एक तरह से कि अपने काम को अंजाम देने के लिए किसी भी हद तक अगर जाना पड़े तो जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक कि हमारे पानी सर से ऊपर ना उतर जाए। तो इसने कहा 2022 में, सॉरी ये 80 वर्ष की हो गई है, आज भी ज़िंदा है और बड़े एक लेवल है इसका अपने नाम का, लैला खालिद का। और लेवल होने की बात भी पक्की है क्योंकि एक ऐसी महिला जिसने पूरी दुनिया का एक लौता रिकॉर्ड अपने नाम किया। कोई महिला कैसे प्लेन को हाईजैक कर सकती है, इतना बड़ा टारगेट था, इतना बड़ा कैसे हिट कर सकती है, कितनी इसके अंदर ताकत रही होगी, कितना इसके दिमाग की ताकत रही होगी, कितना इसकी सोच की ताकत रही होगी, क्योंकि आम जनता या आम आदमी के बस की नहीं है ये काम। ये तो महिला थी। अगर जेंट्स को, पुरुष को भी बताया जाए कि आपका प्लेन हाईजैक करना तो हवा निकल जाएगी, लेकिन इस महिला ने वो काम किया जो सबके लिए एक ऐसा हो गया कि सोचने पे मजबूर हो गए लोग कि ऐसा कैसे हो सकता। तो दोस्तों आज की ये कहानी थी लैला खालिद की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और अगर कोई मिस्टेक रह गई है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और कहानी तो और भी बहुत सारी इसको हम आगे लेके जा सकते हैं, लेकिन नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा। और आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अगर अच्छा लगे तो। और एक बार फिर उसी पुराने अंदाज में आप सबके लिए खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो जिंदाबाद रहो। तो धन्यवाद बहुत बहुत वीडियो को देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो उसको शेयर कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।